से डिवाइड कर रहे थे, तो अब E3 पे चलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे ना, तो 3 से डिवाइड करो। हाँ, ये 33 डिवाइड बाई 3 11, वो दोबारा 3 से डिवाइड करो, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ना, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, 3 3 जा 9, 3.66, तो पॉइंटों को हटा दो, कितना रह गया? 3, 3 बाई 3 1, तो कहना मतलब हमारी तरफ से कितना है? 44, 44 4 48। माने ये कि मुझे ये पता चला कि अपना जो 100 फैक्टोरियल है वो 2 की पावर 97 इंटू में 3 की पावर 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर कुछ कुछ मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर कुछ कुछ मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर कुछ कुछ, ऐसा आता रहेगा, आता रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर, हर नेचुरल नंबर अपने आप में या तो 1 को छोड़ करके बात चल रही है, या तो प्राइम नंबर हो गए, प्राइम नंबर के फैक्टर से बना है। तो कहना मतलब उसमें 2 के फैक्टर कितने? 97, 3 के फैक्टर कितने? 48। ओके, हमें क्या चाहिए? 18। 18 को जरा 2 और 3 में बांटो, ये अपने आप में 2 इंटू 3 का स्क्वायर है, हाँ या ना? 18 अपने आप में 2 इंटू 3 का स्क्वायर है, तो मैं 2 इंटू 3 के स्क्वायर के फॉर्मेट को निकालूंगा कैसे भी करके। देख, बहुत ध्यान से देखना कैसे। 2 की पावर 97 को पकड़े रखा, ये जो 3 की पावर 48 दिख रहा है, इसे मैं 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 24 लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मल्टीप्लाइड बाई जो पीछे आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ 2 और 3 के स्क्वायर पे नजर रखनी है। देखो अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3 का स्क्वायर की पावर 24, जिस आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर के क्या 48 देंगे? देंगे। तो इसका मतलब 48 को मैं 3 का स्क्वायर की पावर 24 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर देख रहा हूं कॉम्बिनेशन में, समझना। मैंने इसमें से 2 की पावर 24 निकाला, 3 के स्क्वायर की पावर 24 अपने पास पहले से ही पड़ा था। अच्छा, 2 की पावर 24 के बाद में जो रिमेनिंग 2 रह गए वो 2 की पावर 73 रह गए, उसको मैंने कहा तुम पीछे जाके बैठ जाओ। अच्छा, अब मुझे ये चीज दिख रही है कि इन दोनों में जो मैंने आगे जो दो बंदे बैठाए उसमें 24 दोनों में है, डिग्री में। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डिग्री में 24 ऊपर ले लेता हूं, डिग्री में कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या रह जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर रह जाएगा, और इंटू में 2 की पावर 73 चल रहा है, 5 की पावर वो सब चल रहा है, पीछे चल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हम 18 की कितनी डिग्री लगा गए? 24, क्योंकि आप में से कई लोग जानते हैं ये 18 है, तो मैं 18 की पावर 24 बोल सकता हूं, इंटू में 2 की पावर 73 एंड सो ऑन, जो चलता रहेगा चलता रहेगा। अब आप में से किसी की नजर पड़ी तो किसी ने मेरे से क्या पूछा था क्वेश्चन में? एक्सपोनेंट ऑफ 18, तो एक्सपोनेंट ऑफ 18 मेरे लिए कितना हुआ मेरे दोस्त? 24, ठीक है ना? तो एक्चुअल में हम ऐसे भी देख सकते थे कि एक्सपोनेंट ऑफ 18 में जितना 3 के स्क्वायर की पावर थी वही आंसर बना। देखो ना, आपके सामने 3 के स्क्वायर की कितनी पावर थी? 3 के स्क्वायर की पावर 24 थी, और वही आंसर बना। इसका मतलब ये है कि जब भी हमसे कोई एक्सपोनेंट पूछता है, कोई बड़े नंबर का एक्सपोनेंट पूछता है, तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि हम उन दोनों में जो बड़ा है, उन दो नंबरों में जो बड़ा है, जो उसके फैक्टर्स में जो बड़ा है, उसकी डिग्री को कैच करते हैं। ऐसे भी कई लोग जल्दी से निकाल रहे हैं। जैसे मेरे से पूछेंगे, आप मेरे से पूछेंगे, जैसे मान लीजिए, तो मैं एक काम करता हूं ना, इसी में एक छोटी सी चालाकी करते हैं। किसी ने क्वेश्चन में पूछा होता अगर कि एक्सपोनेंट ऑफ 12 बताइए इन 100 फैक्टोरियल, तो मैं 12 को समझता हूं, 12 अपने आप में 2 का स्क्वायर इंटू 3 है। अब बताओ 2 के स्क्वायर और 3 में बड़ा कौन? 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 3 है, 3 और 4 में बड़ा कौन है मेरे दोस्त? 4, ऑब्वियसली। तो जो 4 की डिग्री होगी ना वही चैंपियन होगी। समझे नहीं? दिखाता हूं। जैसे अब मैं क्या करता, मुझे पता है 100 फैक्टोरियल को मैं 2 की पावर 97 लिखाऊं, 3 की पावर 48 लिखाऊं एंड सो ऑन। अच्छा, मैं इसमें से क्या करता हूं, 2 की पावर 96 इंटू 3 की पावर 48 इंटू 2 इंटू समथिंग समथिंग पीछे कर देता हूं। ये 96 क्यों किया, कारण बताता हूं। मैं इसमें से जानबूझ करके 2 का स्क्वायर अंदर कर रहा हूं, 2 स्क्वायर अंदर करते ही 48 बन गया। सोचिएगा आप आराम से, ठीक है? इंटू में 3 की पावर 48 चल ही रहा है, सोच रहे हैं आप, इंटू में 2 इंटू समथिंग समथिंग चल रहा है। अब मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप देखें ना, तो इन दोनों की जो डिग्री है, इसकी डिग्री भी 48 है और इसकी डिग्री भी 48 है, सही है? तो इसका मतलब मैं इसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 की ओवरऑल पावर 48 इंटू 2 इंटू समथिंग समथिंग कह सकता हूं, और आपको पता होगा ये कितना है? 12। तो इसका मतलब मेरा आंसर 12 की पावर 48, और ये एग्जैक्टली उतना ही है जितना 2 के स्क्वायर की पावर है। अब इसी के बिहाफ पे जिनको ये बात समझ में आ गई कि जितना 2 का स्क्वायर था सर वही कैच कर लेते आप, तो ठीक है ना? तो मैंने उसी रिदम के रेस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं क्वेश्चंस के अंदर। जैसे किसी ने पूछा फाइंड नंबर ऑफ जीरोज,
अब जीरोज जो है ना 100 फैक्टोरियल में या दुनिया के किसी भी नंबर पे, पहली बात तो इसे याद रखना, इसे नंबर ऑफ साइफर्स भी बोल सकते हैं। पहले तो मैं एक एक चीज जोड़ता चलूं, ठीक है ना। अच्छा, जीरो जो होते हैं वो एक्चुअल में दुनिया में 2 into 5 के मल्टीप्लीकेशन आते हैं, क्योंकि 2 into 5 उन्हें 10 दे देता है। इसका मतलब मुझे 2 into 5 माने, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था 18 क्वेश्चन पूछे तो आपको 2 into 3 का स्क्वायर सोचो, जब 12 पूछे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 सोचो। तो हमको कोई भी जब भी कोई बड़ा नंबर देता है ना तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जैसे अब ये 18, इसने जीरोज बोल दिया, लेकिन जीरोज अंदर अंदर क्या है, 10 है भाई। 10 से 10 की जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज आ जाएंगे भाई। 10 की पावर 3 है तो 3 जीरोज आ जाएंगे, 10 की पावर 4 है तो अब 10 खुद कैसे आएगा, 10 खुद 2 into 5 से आएगा। इसका मतलब मुझे नजर रखनी चाहिए 2 into 5 पे, लेकिन मुझे अगर ध्यान हो पिछला कंसेप्ट, तो मुझे एक्चुअल में नजर 2 into 5 पे नहीं रखनी चाहिए। दोनों में बड़ा कौन, 2 और 5 में बड़ा कौन, 5, तो मुझे 5 पे नजर रखनी चाहिए। जो 5 की डिग्री होगी वही आंसर बना देगी। मैं इतनी जल्दी में नहीं हूं, मैं तो आपको दिखाऊंगा कैसे। जैसे मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। सीधे से मन में 100/5 कीजिए, करो। 100/5 करते हैं आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा 20, फिर डिवाइड बाई 5 करो 4, फिर डिवाइड बाई 5 करो 4/5, एक से कम हो गया और एक से कम होता है 0। इसका मतलब ये कि आंसर कितना आ गया 24। इसका मतलब मैं 100 फैक्टोरियल को मैं अपनी तरफ से 2 की पावर 97, 3 की पावर 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 24 लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं 2 की पावर, वैसे तो मेरे तरफ से आंसर 24 आ चुका है, क्योंकि जितनी 5 की डिग्री होगी तो 0 आएंगे, लेकिन फिर भी जैसे मान लो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं आराम से चलता हूं। 2 की पावर 24, 5 की पावर 24, 3 की पावर 48 और 2 की पावर 24 अगर 97 में से मैंने कम भी कर दिया तो 2 की पावर 73 बचेगा, उसका दे पीछे जाओ आप। अब ये दोनों की डिग्री सेम है, तो मैं क्या करूंगा 2 into 5 की ओवरऑल पावर 24 कर दूंगा, इंटू में 3 की पावर 48 चल ही रहा है एंड सो ऑन। इसका मतलब ये अपने आप में 10 की पावर 24 हो गया, और आपको तो पता ही होगा 10 की पावर 24 आने का मतलब 100% गारंटी है कि आपके पास कितने जीरो चढ़ गए, 24, माने 2 दर्जन जीरो चढ़े भाई। ओह, और मैंने पहले ही कहा था कि 5 की पावर जितनी होगी उससे काम चल जाएगा। इसका मतलब आगे से कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर मुझसे किसी ने नंबर ऑफ साइफर्स पूछे तो मैं तुरंत किस पे अटैक मारूंगा, तुरंत से मैं 5 के ऊपर अटैक मारूंगा, माने मैं 5 की डिग्री सोचूंगा। उम्मीद है ये बात आपके थोड़ा थोड़ा पकड़ में अब आने लग गई है, और इसी बात पे अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन में किसी ने आईआईटी भैया ने पूछा कि नंबर ऑफ साइफर्स बताओ। नंबर ऑफ साइफर सुनते ही हमारे दिमाग में 2 into 5 आ गया, और मैंने 5 के ऊपर नजर रखनी चालू करी। और आप में सभी को पता होगा कि ये अपने आप में एनसीआर है, और हमने पिछली बार बायनोमियल में सीखा था एनसीआर का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, सीखा है ना। तो देखो इसका क्या मतलब होगा मेरे दोस्त, बताओ, सोचो, जल्दी से सोचो, क्या लिखना ऊपर 2002 फैक्टोरियल, नीचे नीचे 1001 फैक्टोरियल, 1001 का फैक्टोरियल, और फिर 2002 में से 1001 घटाओ, फिर से 1001 फैक्टोरियल, सही है। तो 1001 फैक्टोरियल बराबर। तो हमने समझ लिया कि हमको कहानी इसमें देखनी है। ओके, अब देखो इसके न्यूमरेटर कौन है, 2002 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले मैं एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 2002 फैक्टोरियल देख रहा हूं भाई। 2002 में 5 की कितनी डिग्री है, ठीक है, बता देता हूं। सीधा सा काम, मन में सोचना क्या है, सबसे पहले 2002 डिवाइड बाई 5 सोचो, फिर जो आ जाए फिर से दोबारा से 5 से भाग लगा देंगे। अच्छा, अगर मैंने 5 से डिवाइड लगाया तो ये 500 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया, नहीं, ओ सॉरी 400.4 आ गया, सही है। तो 400.4 का मतलब हमारे लिए तो 400 है, क्योंकि हम तो इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। 400 उसको दोबारा 5 से डिवाइड करो 80, उससे दोबारा 5 से डिवाइड करो 16, उससे दोबारा 5 से डिवाइड करो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 3 रह गया। 3 को दोबारा 5 से डिवाइड करो, एक से छोटा हो गया तो 0, बस बात बंद कर दो, यहां से आ जाएगा 480, 499 दिख रहा है मुझे, सही है। इसका मतलब हो ना हो इसमें जो इसका न्यूमरेटर पार्ट दिख रहा है मुझे, उसमें 5 की पावर 499 आएगी आएगी, और जितनी 5 की पावर आएगी उतना 10 की पावर आएगी, उतना 10 की पावर आएगी आएगी। अब आ जाओ, अब हम देखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में कौन है 1001 फैक्टोरियल, उसमें 5 की कितनी डिग्री है, आओ चेक करते हैं। 1001 फैक्टोरियल रेडी। तो सबसे पहले अपन सोच रहे हैं 1001/5, 200 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 200 रह गया। फिर 5 से डिवाइड करो इससे, 200 को 5 से डिवाइड करो फटाफट 40, सही है। फिर 40 को 5 से डिवाइड करो 8,
8 को 5 से डिवाइड करो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 1, 1 को 5 से डिवाइड करो 0। इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया 249। क्लियर है? इसका मतलब जिस दिन भी कोई इसमें 5 की डिग्री देखेगा, इसमें 5 की डिग्री देखेगा, उसे उसे 5 टू द पावर 249 दिखेगी। सही है? पास वाला भी तो सर 1001 है, तो इसमें भी 5 की पावर 249 दिखेगी। सही है? और ये ओवरऑल बन गया 5 की पावर कितना बन गया, ये बन गया 498। 498 अगर 499 को काटेगा तो कितना बचेगा 5, और 5 की डिग्री 1। इसका मतलब 100% है कि नंबर ऑफ साइफर्स इज इक्वल टू 1। एक बार 5 बचेगा, जितनी बार 5 बचेगा उतने जीरो आने, तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ साइफर्स इज इक्वल टू 1। अगला टाइटल, अगला टाइटल है अरेंजमेंट्स, बोले तो परमुटेशंस। ठीक है? तो याद रखना जब भी मैं परमुटेशन बोलूंगा आप अपनी कॉपी में अरेंजमेंट लिखेंगे। ठीक है? फटाफट से इसकी सबसे पहली लाइन जो इसकी बेसिक लाइन है वो लिख लीजिएगा। परमुटेशन इज द अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। कहने का मतलब ये कि डिपेंड करता है ना फिर तो कि आपके लिए परमुटेशन कितने को करना है। तो अगर भाई देखो हो सकता है किसी ने कह दिया सारे का अरेंजमेंट कर दो, किसी ने कहा नहीं साहब इसमें से 5 का कर दो, इसमें से 4 का कर दो। राइट है? अगले पे बात करते हैं। तो परमुटेशन बोले तो अरेंजमेंट, ध्यान से समझ लेना ये बात, दिमाग में भर लेना। परमुटेशन बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है? अच्छा, तो सेकंड लाइन अपने को क्या लिखनी है, सेकंड लाइन लिखनी है जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं बोले तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परमुटेशंस होते हैं एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, जबकि उनमें से आर को चुना जा रहा हो उसको हम लोग एनपीआर से शो करते हैं, या फिर पी ब्रैकेट में एन आर से शो करते हैं। क्या मतलब है सर इसका? अरे भैया टोटल ऑब्जेक्ट्स हर बार फिक्स हैं एन, उसमें से कितने को चुनना है, कितनों को चुनना नहीं है, कितनों को अरेंज करना है, आर को करना है। ठीक है ना? तो उसे किससे डिनोट करेंगे, एनपीआर से या पीएनआर से। तो पहली लाइन परमुटेशन, परमुटेशन बोले तो अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है? उसमें भी क्या दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास में सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो जो नंबर ऑफ परमुटेशन है एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, जिसमें चीजें रिपीट नहीं हो रही हो, उसे हम लोग किससे दिखाते हैं, एनपीआर से दिखाते हैं या पी ब्रैकेट में एन आर से दिखाते हैं। सेकेंड थिंग, अब सर ये एनपीआर क्या चीज होती है? बेसिकली एनपीआर का मतलब होता है एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस टू से लेकर के एन माइनस आर प्लस वन। पहले आप ये लिख लो, ठीक है, ताकि लिखा पढ़ेगा सारा काम हो जाए, फिर मैं आपको सब समझाता चलता हूँ, हर चीज डिटेल में लेके चलूंगा। ठीक है? जहां पे लगेगा ना कि ये फर्जी बात है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, उस पर ज्यादा अपन लोड नहीं देंगे, आप उतना मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे आपने ये लिख लिया कि बेसिकली क्या चीज है, परमुटेशन माने अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली होता क्या है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर को अरेंज करने के तरीके होते हैं, उससे किससे शो करते हैं, एनपीआर से शो करते हैं, पी एन को आर से शो करते हैं। एनपीआर का मतलब एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन से लेकर के एन माइनस आर प्लस वन तक होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये चीज कहां से आ गई सर, उसके लिए मैं बता देता हूँ। बेसिकली अगर बाई डेफिनेशन देखा जाए तो एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर थिंग्स। मैं परमुटेशन बोलूं आपके दिमाग में अरेंजमेंट्स आता रहना चाहिए, ध्यान रखना। मैं इसे काट नहीं रहा हूं, मैं आपको आपका माइंड मैप बना रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसका मतलब क्या है सर, अरे भाई एक्चुअल में क्या है, आर वैकेंट प्लेट्स को, जैसे जो आर मतलब जो हमारे पास में एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आर जगहों को भरने के तरीके, ठीक है, कहने का मतलब नंबर ऑफ वेज टू फिलिंग अप आर वैकेंट प्लेस विद एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब ये जो आर जो वैकेंट प्लेसेस हैं उनको दिखाता हूं कैसे। बेसिकली सपोज करो ये आर अपने पास प्लेसेस हैं, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं एन, एन के एन डिफरेंट है, तो देखो जो पहला प्लेस होगा उसको भरने के तरीके एन, मेरे पास कितने वेज हैं इसको भरने के, एन, पास वाले को भरने के एन माइनस वन, उसके पास वाले को भरने के एन माइनस टू, ऐसे तो भरूंगा। पर ये टोटल कितने प्लेसेस हैं, आर प्लेसेस हैं। देखो तो जब मैं थर्ड पे खड़ा हूं तो मैं एन माइनस टू पे खड़ा हूंगा, माने उसको भरने के तरीके एन माइनस टू होंगे। अरे जब मेरे को थर्ड प्लेस को भरना है तो मेरे पास कितने वेज हो गए, एन माइनस टू, माने एक कम कर रहा है ना। तो जिस दिन मैं आरथ प्लेस पे पहुंचूंगा तो मेरे भरने के तरीके कितने होंगे, एन माइनस आर माइनस वन। इसी को तो एन माइनस आर प्लस वन बोला था, क्या गलत करा। और ये मल्टीप्लाई तो करवा रहे हो आप लोग, पहले को भरने के एन तरीके, दूसरे को भरने के एन माइनस वन तरीके, तीसरे को भरने के एन माइनस टू तरीके, तो आर वे प्लेस को भरने के एन माइनस आर माइनस वन तरीके, और मल्टीप्लाई तो करना है, और जितने तरीके से मल्टीप्लाई होगा अरेंज हो गए, खत्म, एनपीआर की वैल्यू आ गई। तो ऐसा कुछ दिल पे लेने वाली चीज नहीं थी।
ठीक है, यही चीज शायद इसमें है, तो अपन इसको हटा लेते हैं मेरी शानदार राइटिंग को। ठीक है, और मशीनी राइटिंग से काम चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको भरने के n तरीके, दूसरे n-1, तीसरे के n-2, इसके n-r-1. So we are filling the vacant places in succession without repetition in NPR. ठीक है, so NPR is nothing but n multiplied by n-1 dash n-r+1. ठीक है, ये हमने कहां से निकाला? अरे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ये एंड को मल्टीप्लाई करना किसने सिखाया? ऑब्वियसली। ठीक है, तो हो गया प्रूफ। अच्छा, अब इस प्रूफ से थोड़ा फर्दर और डिटेल में जाने की जगह आ गई। बेसिकली हम लोग n-r-1 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, नहीं लिखेंगे। सिर्फ आपकी कॉपी में लिखा रह जाएगा और याददस्ती में, मतलब हमारी मेमोरी मैया मोरी में फंसा के रख लेंगे कि हाँ देखा देखा जाए। हम किसे यूज करेंगे? हमने बेसिकली एक एनसीआर का फार्मूला पढ़ा था, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n-r फैक्टोरियल। ये हमने बीटी में पढ़ रखा था। ठीक है ना? अब मैं आपको बता देता हूँ, एनपीआर का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, बस दैट्स इट। इसमें नीचे r फैक्टोरियल भी नहीं होता। अब इसको देखते हैं कैसे ये कहानी। ठीक है, बेसिकली अपने को ये तो समझ में आ गया ये फार्मूला कैसा है। अच्छा, अब जैसे इसके बाद प्रूफ की बात करते हैं, तो प्रूफ बताने के लिए कोई खास लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है। अब ये क्या चीज़ है ना, हमारे को ये तो पता चल गया कि एनपीआर जो था हमारा बेसिकली n माइनस, पहले तो सबसे पहले पहली जगह को भरने का तरीका n, दूसरे वाले को भरने का तरीका n-1, फिर n-2, फिर n-3, कम होते होते rth प्लेस को भरने का तरीका n-r-1। सही है, ये हमने अभी तक देख लिया। अपन एक काम करते हैं, इसका अगला ब्रैकेट सोचते हैं। n-r-1 तक आ गए हैं और धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो अगला जो ब्रैकेट होगा उसमें n में से r कम करेगा। भाई r-1 के बाद अगला क्या हो सकता था? r-1 के बाद अगला r हो सकता था, फिर n-r+1 हो जाएगा और ऐसे और धीरे धीरे कम होते आएंगे। तो एक वो मोमेंट आएगा जब लास्ट में 1 ही बचेगा, लास्ट में सब कम होना चालू हो जाएगा, कम होते होते 1 बचेगा, 1 के जस्ट पहले वाला कौन? 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा और ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर का n-r से लेकर के कार्यक्रम है, क्योंकि ये मैंने अपने घर से लगाया इसलिए मैं इसको वापस चुका भी रहा हूं। डैश 3 2 1 मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद में मुझे ये समझ में आता है कि ऊपर जो मैं देख पा रहा हूँ ना, जो ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है वो अपने में 1 2 3 से मल्टीप्लाई होते होते n तक गया, और 1 से लेकर के n तक अगर नेचुरल नंबर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल कहलाता है। अच्छा, 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल, तो नीचे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो नीचे 1 से लेकर के n-r तक का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या कहलाएगा? n-r फैक्टोरियल कहलाएगा। हो गया प्रूफ, खत्म। इसका मतलब ये कि एकदम बराबर बोल रहा था भाई। और यही चीज अगर चाहें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि हमने n-r के फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, इसलिए npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल अपॉन n-r आया। और बेसिकली हमने n-r से मल्टीप्लाई तो करी थी। जो ग्रीन कलर में लिखा है वो क्या है? n-r फैक्टोरियल है, जिसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। लेकिन बुक्स में चीजों को थोड़ा कम एलोबरेटिवली समझाया जाता, तो शायद थोड़ा बच्चा हिल जाता है। और अगर भाई वैसे देखा जाए तो शायद वो आराम से देख लेता है। उम्मीद है आप में से कई लोगों को समझ में आया होगा कि येलो वाला पार्ट तो पिछली वाला पार्ट था, राइट है? तो अगर देखा जाए तो ये काम करता है। ओके, अब अगले पे बात करते हैं, कुछ कुछ काम की बातें। मैं दोबारा से आगे जाने से पहले बता दूं कि एनपीआर जब मैं बोल रहा होता हूं तो इसका मतलब ये कि इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये अपने आप में, ठीक है, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है भाई, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, और अगर सर यही अगर एनपी 0 हो जाए तो इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ 0 ऑब्जेक्ट, माने अरेंजिंग नथिंग। अब ये बात तो अपने को समझनी पड़ेगी ना कि इसका मतलब अरेंजिंग नथिंग, और अगर एनपीएन हो जाए तो अरेंजिंग ऑल। अच्छा, लेकिन सर एनपी 0 ये कैसे बना? अरे बेसिकली याद रखो ना, सोचोगे तो दिमाग चलेगा। एनपीआर का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, बोलो ना। अब मैं आपसे बोलूं कि अपन एक काम करते हैं, नीचे r की जगह 0 कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा n-0 फैक्टोरियल। इसका मतलब आपने क्या किया? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, कटा कुटा मचाया, 1 बच गया। अगर किसी ने मुझसे n पूछा होता तो इसका मतलब मैं क्या समझता? n फैक्टोरियल अपॉन में नीचे कितना? n-n फैक्टोरियल, बोले तो n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 1, बोले तो n फैक्टोरियल। इसका मतलब npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अच्छा, देखा? तो मतलब चीजें थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई।
अच्छा, अब अगर किसी ने हमारे को ये लाइन लिख के दे दी कि यार द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, जहां पर रिपीटेशन अलाउड है दैट इज n टू द पावर r। तो बेसिकली क्या चीज है ना, ये हमारे पास सपोज कीजिए अपने पास कुछ r डब्बे हैं, r डिफरेंट डिफरेंट डब्बे हैं, अपने को रिपीटेशन अलाउड है। ओके, तो पहले में कितने हमारे पास में ऑप्शन है भरने के, n वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए अगले को भरने के फिर n वेज, फिर अगले को भरने के फिर n वेज, फिर अगले को भरने के फिर से n वेज, फिर से n वेज, n वेज, n वेज, n वेज, कितनी बार, 8 टाइम्स, क्योंकि 8 डब्बे भर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि 8 टाइम्स तक अगर आप भरेंगे तो टोटल कितना वेज से भर सकते हैं, n टू द पावर r से भर सकते हैं। हाँ, अगर बाय द वे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो ये धीरे धीरे n-1 से घटते घटते n-r-1 होता। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो n-r-1 तक जाता, बोले तो n-r+1 तक जाता। तो हम उस समय पे कहते हैं npr, और अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया तो n टू द पावर r। बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं, छोटी छोटी चीजों को एड ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज हमारे सामने आती है, कैसे आखिर का क्वेश्चन में यूज होता है, बताता हूं अभी। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन में दिया 3 डिजिट का नंबर है दैट इज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड माने बनाया, बनाया, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड शब्द से शब्द मिला के खेलना, फॉर्म्ड माने बनाया। तो कैसे बनाया होगा, है ना, यूजिंग ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 1 3 5 7 9 आ गया, आ गया। इसका मतलब हमारे पास डिजिट कितने दिए गए, 5, उसमें से कितने चुने गए, 3। लेकिन 3 चुने गए या चुन करके बनाए गए, क्या फर्क पड़ता है सर, अरे चुने गए या चुन करके बनाए गए, कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पाया, चुन करके कैसे बनाया जाता है। जैसे तुमने 3 चुने, आपने पसंद किए 139, अब ये 139 अपने आप में दैट इज नथिंग अ नंबर, कोई इट इज नॉट एट ऑल ए नंबर। बेसिकली नंबर तो तब बनेगा ना जब आप इसे फॉर्म करोगे। जैसे कैसे फॉर्म कैसे होता है, मैं पकड़ नहीं पा रहा सर। अरे जैसे 139 हुआ, 931 हुआ, या 193 हुआ, तो ये अपने आप में एक नंबर है ना, क्योंकि आपने 1 के बाद 9 के बाद 3 लिखा, तो इसका मतलब आप ऑर्डर में गए ना। और जैसे आप ऑर्डर में गए, आपने अरेंज इन ऑर्डर लिखा, देखते आपके दिमाग में आया परम्यूट हो गया, माने परमुटेशन लग गया। अच्छा, इसका मतलब चीजें अगर फॉर्म हो रही हैं तो फॉर्म होने का सीधा मतलब यह है कि चीजें फॉर्म हो रही माने पहले सिलेक्ट हुई, उसके बाद अरेंज हुई। हाँ, अब इस बात को पकड़िए, 3 डिजिट का नंबर है, ऑड डिजिट से बना है, इसका मतलब चीजें परम्यूट हुई है। अच्छा, लेकिन सर परम्यूटेशन हुई है तो कैसे पता चलेगा, मैंने कहा अब यहां पे भी एक चक्कर है। परम्यूटेशन तभी काम करता है जब गारंटी मिल जाए कि कोई भी 3 नंबर हमने रिपीट नहीं हुए दिए। इसका मतलब ये कि हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते थे, उसमें पहला क्वेश्चन ही क्या कहता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये कि 3 नंबर चुनिए, उनसे नंबर फॉर्म कीजिए, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब एनपीआर वर्क करेगा। और अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाता है तो एन की पावर आर काम करने लग जाएगा। अब क्वेश्चन में किसी ने कहा है कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होने दीजिए, तो हमको नाम से समझ में आ गया कि एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू टोटल वेज माइनस नो रिपीटेशन। ओ, क्योंकि अच्छा माइनस नो रिपीटेशन, जिस दिन मैं टोटल वेज में से नो रिपीटेशन को हटा दूंगा तो वो रास्ते आने चालू हो जाएंगे जिनमें कम से कम एक आधी बार तो रिपीटेशन हुआ। हाँ सर, ये बात यहां तक पकड़ में आई, लेकिन सर कैसे, कहानी क्या बनेगी भाई। एक्चुअली में पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम ही लड्डू सा दिख रहा है मुझे, आगे चले अपन, ठीक है। एकदम ही लड्डू सा दिख रहा है, क्या कि हमारे को सामने से क्लियर बोल रखा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहला काम हमने ऑड डिजिट ढूंढे, ठीक है। ऑड डिजिट ढूंढने के बाद में विदाउट रिपीटेशन की बात चल रही है, हमारी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में 5 पे 3 आ गया, हमने 5 में से 3 चुने और अरेंज कर दिए, ठीक है ना। 5 चुन करके अरेंज करे भाई, इसका मतलब 5 पे 3, ठीक है। और 5p3 का मतलब कितना हुआ, 5p3 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 2 माने 60 वेज हो गए। और अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 5 की पावर 3 होता, 5 की पावर 3। हाँ, क्यों, कैसे कैसे सर, अरे देखो ना, आप ऐसे समझो, आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो पहली जगह को भरने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन थे, दूसरी जगह को भरने के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन थे जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तीसरी जगह को भरने के 3 तरीके थे, तो कुल मिलाकर के आपके पास में 60 वेज थे, ठीक है, 60 वेज थे। अब जैसे ही आपने रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो इसका मतलब पहली जगह को भरने के 5, रिपीटेशन अलाउड करते ही अगली जगह को भरने के फिर से 5, फिर अगले से फिर से 5, इसका मतलब आपके पास 5 की पावर 3 वेज हो गए। अब मैं 5 की पावर 3 माने टोटल रिपीटेशन मार के उसमें से, यहां ध्यान रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक भी रिपीट नहीं हुआ,
अगर मैं ये सारे वेज में से अगर रिपीटेशन अलाउड वाले वेज हटा दूं तो मेरे पास में फाइनली वो रह जाएंगे वर्ड्स जिसमें एटलीस्ट वन रिपीट हुआ। देखो, और यही काम हमने किया। क्या किया? रिपीटेशन में से विदाउट रिपीटेशन को हटा दिया, तो हमारे पास एटलीस्ट वन रिपीट वाले केस रह गए। नंबर ऑफ परमुटेशन विद रिपीटेशन माइनस नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन, जैसे ही मैं घटाऊंगा मेरे पास 125 में से 60 कम हो जाएगा और बच जाएंगे 65 वो केस होंगे जिनमें रिपीटेशन कम से कम एक आधी बार तो हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? नो रिपीटेशन हटा दिया, नो रिपीटेशन। किसमें से? टोटल वेज में से। अच्छा, रिपीटेशन वाले टोटल वेज में वो शामिल थे जिनमें रिपीटेशन हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता। एग्जैक्टली हाँ, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ये बात। ठीक है, फिलहाल परमुटेशन की कहानी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फैलाई जाती। कारण बताता हूं। एक्चुअली क्या ना, हम परमुटेशन को ज्यादा भाव नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली सिलेक्शन के आगे से होकर के निकलते हैं। कैसे बताता हूं आपको, पूरा रास्ता बताता हूं, पूरा रास्ता समझना। रेडी? जैसे मान लीजिए पहले इसको प्रॉपर्टीज वगैरह निपटा करके फिर आता हूं। एनपीआर की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी जानते हैं, एनपीआर का फार्मूला, तो ये तो जानते ही होंगे ना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। दूसरी प्रॉपर्टी काफी हद तक दांत उखाड़ो स्कीम से प्रेरित है, लेकिन ये एक्चुअल में ये हमारे उतने काम का नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, हम लोग परमुटेशन में कम जाते हैं, हम कॉम्बिनेशन में ज्यादा चलते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग एनपीआर की प्रॉपर्टी सिर्फ नोट डाउन करेंगे। तो देखिए वो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एनपीआर अपॉन में एनपीआर माइनस वन, दैट इज नथिंग बट एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, प्रूफ बहुत साधारण है। अगर किसी ने इसका प्रूफ मांग लिया तो अपने को पता होना चाहिए कि एनपीआर की जगह पर अपना दिमाग हमारे को क्या बोल रहा है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अपॉन नीचे वाले को देखिए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन में से घटा के बोलिए एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल उड़ा दीजिए, जैसे आप उड़ाएंगे ये ऊपर जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे बन जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉमन सेंस का यूज भी करेंगे तब भी आपको दिख जाएगा कि दोनों में बड़ा कौन, एन माइनस आर प्लस वन। अब एक काम करो ना, एन माइनस आर प्लस वन भैया को कहो बेटा बाहर आओ। तो आपको पता है अगर कभी 4 फैक्टोरियल तो 4 जिस दिन बाहर आता है तो पीछे 3 फैक्टोरियल छोड़ के आता है, माने उसका जस्ट अगला नंबर। तो आप बताओ एन माइनस आर प्लस वन के जस्ट बाद कौन होगा? एन माइनस आर प्लस वन के जस्ट एक नंबर कम करते ही, एक नंबर कम करते ही, 4 से एक नंबर कम करते 3 पे आते हैं ना, तो एन माइनस आर प्लस वन से एक कम करेंगे तो एन माइनस आर पे आएंगे। तो ये क्या बचेगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो बचेगा। और नीचे ऑलरेडी क्या है? एन माइनस आर फैक्टोरियल। आपको नहीं लगता ये दोनों उड़ेंगे और फाइनली वही बचेगा जो यहाँ लिखा है? सही है ना? अपन एक काम करते हैं, सफाई अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया सबने। ओके, तो फिलहाल ये सफाई करिए और हमारे को पता है कि इसका प्रूफ जो है वो ये कि इसे ओपन करा, उसको ओपन करा, एक को पलटा और हमारी तरफ से फाइनली आंसर आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। ये तो हुई पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर भाई देखो सर दांत उखाड़ स्कीम इस पे काम कर जाती तो बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन तब एन बाई आर बाहर नहीं आकर के सिर्फ एन बाहर आता है। अगर आपने इसका दांत उखाड़े ना तो एन बाई आर बाहर आना चाहिए था, नहीं आएगा, सिर्फ एन बाहर आएगा, पीछे से नए दांत एन माइनस वन सी आर पी आर माइनस वन बन जाएंगे। राइट है? अब दूसरी प्रॉपर्टी, एनपीआर मल्टीप्लस में आर इंटू एन पी आर माइनस वन की वैल्यू एन प्लस वन पी आर होती है। नॉट एट ऑल यूजफुल, बस अपने उसमें कहीं पे कॉपी में लिख के रख लीजिएगा। हाँ, इस पे 2-4 क्वेश्चन करते समय पे बेसिक से भी टकल कर देंगे, खड़ाखट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो कैसे। ठीक है, क्वेश्चंस बताता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर बाय द वे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन दे रखा है किसी ने np5 इज इक्वल टू 42 np3। ओके, सबसे पहले np5 को खोल लो, ऐसे खुलेगा। अगर बाय द वे np5 को खोला तो n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, 42 की जगह 42 फैक्टोरियल n अपॉन ये, इसको कैंसिल आउट कर दो। सही है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, 42 पड़ा रहने दो, n माइनस 3 को बाहर बुलाओ, बाहर आएगा n माइनस 4 छोड़ के आएगा, उसको भी बाहर बुलाओ। ठीक है, n माइनस 5 फैक्टोरियल छोड़ेगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये तो लिखा है। तो अगर देखा जाए तो n माइनस 5 से n माइनस 5 भी कैंसिल आउट कर दो, फाइनली आपके पास में रह जाएगा n माइनस 4 इंटू में कितना, n माइनस 3 इज इक्वल टू 42। यही तो रहेगा। इसका मतलब फाइनली आपके पास में रह जाएगा n स्क्वायर माइनस में 7n माइनस का 30 आता दिख रहा है मुझे कुछ। ठीक है ना,
30 इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट होकर क्या कर देखा तो इट इज नथिंग बट n माइनस 10 इंटू में n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइनली n की वैल्यू 10 होगी जो सबमिट हो जाएगी, माइनस 3 को तो हम हटा देंगे, n की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ले लेंगे। सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपनी स्वच्छ भारत अभियान की छवि को बरकरार रखते हुए इसे हटा लेता हूं, राइट है, और इसकी जगह सुंदर मशीन के द्वारा आयोजित चीजें रख देता हूँ। फाइनली कैंसिल आउट होकर के वापस वही आएगा, एन की दो वैल्यू सही सोचा था, 10 और -3 आएंगी। 10 सब्जेक्ट, 10 जो है सबमिट हो जाएगा और -3 रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 5 टाइम्स 4 PR इज इक्वल टू 6 टाइम्स 5 PR माइनस 1। ओके, मतलब जो दिया है वैसा लिख लेते हैं। अब 4 PR को तो हर एक बच्चा जानता है अपने आप में कितना, 5 इंटू में कितना 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल में 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 5 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। यही तो होगा, सही है। अच्छा, ये जो 5 माइनस R माइनस 1 है इसका मतलब हो जाएगा 6 माइनस R फैक्टोरियल। ओके, अब वापस वही कार्यक्रम, 6 माइनस R को कहो बेटा बाहर आओ, तब तक 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल में अगर कैंसिल आउट करता हूं तो यहाँ पे 5 बचेगा। ओके, 6 माइनस R में से मैं सोच रहा हूं एक एक करके कम किया जाए। तो देखो 6 माइनस R, एक कम करा 5 माइनस R, एक और कम करा 4 माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ क्या दिख रहा है 5 अपॉन 4 माइनस R फैक्टोरियल दिख रहा है आपको भी, यहाँ पे इंटू 5 दिख रहा है, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया, 4 माइनस R से 4 माइनस R कैंसिल आउट कर दिया, तो मुझे दिख रहा है 6 माइनस R मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस R इज इक्वल टू 6। फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर से कुछ ना कुछ कहानी बनेगी, फिर से क्वेश्चन आप फिनिश कर डालोगे ना। तो कहना है मतलब डूएबल क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत मैथमेटिकली हफाजत होती चीजें दिखती है लेकिन होती नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फिलहाल अपने को पता ये लिखा, फिर जो मारा पीटी कर सकते थे, ठीक है, कैंसिल आउट करा, ये बन गया। सॉल्व करने के बाद में क्वाड्रेटिक जैसा अपन ने उम्मीद करी थी, ठीक है, आर की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो आर जो है वो 4 से बड़ा ले नहीं सकते क्योंकि 4PR है, बट ऑब्वियस है कि आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 4 तक ले सकते हो, ठीक है। आर की वैल्यू 4 ली, इसका मतलब ये कि 8 तो मेरा ज्यादा तक एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो 3 ही एक्सेप्ट हुआ, है ना। मस्त काम, कितना सिंपल है। मैं वेट कर रहा हूँ, चिंता ना कर, कॉपी कर लें। तो में से कई लोगों को दिख गया होगा यार ये तो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं है, अभी थोड़ा धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे ना। और चलो अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट, जैसे जेईई मेंस ने वाला क्वेश्चन दिया, अब इसमें क्या है ना, क्वेश्चन में अंदर एंटर करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को सोच लो। 2 दिखा, 1P0 दिखा सर, 1P0 का मतलब 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 फैक्टोरियल माने 1 फैक्टोरियल माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2P1, 2P1 का मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 बोले तो 1 फैक्टोरियल। अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा है। अगला होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, उसके बाद अगला होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे सबके 1 फैक्टोरियल जैसा कुछ क्रम आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये ऐसा तब तक चलेगा जब तक 51 टर्म्स ना आ जाए, ठीक है। तो मतलब मैंने अभी तक तो सिर्फ बेसिक लिया है, कुछ भी नहीं किया मैंने, अपनी तरफ से इसको टच भी नहीं किया, सिर्फ इसको सॉल्व करा है। एनपीआर का वैल्यू रखा है, वैल्यू, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी दूर तक देखा और आगे देखना बंद कर दिया, सबका आइडिया पड़ गया, नीचे 1 1 1 1 आ रहा है। अब मैं चलता हूं आगे पे, ठीक है। मेरे को ये पता चल गया कि अगर बाय द वे देखा जाए तो 2 इंटू में इसका मतलब इतना है। अब ये कैसे हो गया सर, पीछे चलते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या चीजें समझ में आती है। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, हाँ होता है। ये 2 इंटू 1 फैक्टोरियल है, नीचे वाला तो 1 है, छोड़ दो इसे। माइनस में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल है, हाँ सर। प्लस में 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, हाँ सर। माइनस में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, हाँ सर। 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, हाँ सर। ये अपने आप में ये 2 इंटू 1 फैक्टोरियल माने 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2, आप में से कईयों को याद होगा मैंने अभी बताया था 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है। तो आगे से कभी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दिखेगा तो मैं 4 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। कल को मुझे आप 5 इंटू में 6 फैक्टोरियल दोगे तो मैं 5 इंटू 6 दोगे ही नहीं, आपने मान लो 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल दे दिया तो मैं 6 फैक्टोरियल समझ जाऊंगा। ओ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, माइनस में 5 फैक्टोरियल, प्लस में 6 फैक्टोरियल, एग्जैक्टली। और यही बात इन्होंने कही है,
कि अगर 2 into 1 p0 दिया उसका अंदर 2 फैक्टोरियल, अगले का मतलब 3 फैक्टोरियल, अगले का मतलब 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका मतलब जो पहले ब्रैकेट में लिखा गया है ये बेसिकली 2 फैक्टोरियल है, बेसिकली 3 फैक्टोरियल है, बेसिकली 4 फैक्टोरियल है, और 52 पर 52 फैक्टोरियल होगा, 51 पर 52 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे जो दे रखा है वो वैसे का वैसा है। अब जो जो कट रहा है उसे काटते हैं। देखो यहाँ में सभी को दिख गया 2 और 2 कटा, 3 और 3 कैंसिल आउट हुआ, तो सोचो जो प्लस माइनस है तो वो सब कट जाएंगे। फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि सारी दौड़ में पीछे के तो सारे तमाम नंबर कट जाएंगे, एक ये बचेगा और ये बचेगा। मुझे कुछ 1 + 52 फैक्टोरियल आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे पास जो चॉइसेस थी, ठीक है, उनमें 1 + 52 फैक्टोरियल अपने में बी चॉइस है, तो बी बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है। जेईई मेंस ने दिया है, मतलब ध्यान रखने लायक चीज है। ठीक है, अब अगले पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर द सिंबल दैट कैन बी मेड विद द 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि हमें 5 फ्लैग दिए गए हैं डिफरेंट कलर्स के। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिंबल फॉर सिंबल दैट कैन बी यूज्ड विद द 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड। अच्छा, इसका मतलब मैं 5 में से एक फ्लैग भी चुन सकता हूँ, 2 फ्लैग भी चुन सकता हूँ, और उनका नया फ्लैग भी बना सकता हूँ, 3 फ्लैग चुन करके उनका नया फ्लैग बना सकता हूँ, 4 फ्लैग चुन करके मैं नया फ्लैग बना सकता हूँ, 5 फ्लैग चुन करके उनका नया फ्लैग बना सकता हूँ। भाई जैसे हमारा तिरंगा है ट्राई कलर, हमने वो एक्चुअल में 3 अलग अलग पट्टियों से बना है, तो इसका मतलब किसी ने 3 पट्टियों को चुना होगा, तो कोई तो जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा बीच में व्हाइट रहे, लेकिन हमने जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में चीजों को एक्सेप्ट किया, ठीक है, ऐसा इकलौता ऑर्डर तो नहीं था। उन ट्राई कलर से और भी बहुत सारे तरीके के फ्लैग्स बन सकते थे। तो क्वेश्चन वाला ऐसे ही कह रहा है कि हमने आपको 5 डिफरेंट पट्टियां दी हैं, आप उनमें से चाहो जितना यूज कर सकते हो सकता है आप एक ही पट्टी का यूज करके एक झंडा बना दो, चलेगा। आप 2 पट्टी का यूज करो, एक को ऊपर एक को नीचे, ऐसे करके 2 फ्लैग अलग अलग कलर के बनाओगे, दोनों को अलग अलग कंसीडर करा जाएगा। मान लीजिए आपने 3 पट्टियां चुनी, तो 3 पट्टियों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, इसका मतलब 6 फ्लैग बनेंगे। 3 अलग अलग कलर की पट्टियों को यूज करके 6 फ्लैग बन सकते हैं, हम सबको एक्सेप्ट करेंगे। आप किस ऑर्डर में ला रहे हैं वो चलेगा। तो देखो 5 में से अगर मैं एक फ्लैग लाता हूं, एक फ्लैग उठाता हूं, और उससे नंबर ऑफ फ्लैग्स सोचता हूं कितने बन सकते हैं, तो मुझे पता है मेरे सामने आपने 5 पट्टियां दी हैं। तो मान लेते हैं एक पहली पट्टी व्हाइट है, येलो है, ग्रीन है, रेड है और ब्लू है। तो अगर मैंने सिर्फ व्हाइट पट्टी उठाई तो दैट इज ऑल्सो ए फ्लैग, अगर मैंने सिर्फ येलो उठाई तो दैट इज ऑल्सो ए फ्लैग। तो एक एक पट्टी का यूज करते हुए मैं कितने फ्लैग बना सकता हूं? हाँ सही सोच रहे हैं, 5। इसका मतलब मैं 5 में से एक चुनता हूं, ठीक है ना, और फिर उसे अरेंज करता हूं, तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे में क्या करता हूं, 5 में से कोई 2 चुनूंगा, और 2 को चुन के उन 2 को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। फिर मैं 5 में से कोई 3 चुनूंगा और 3 को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। तो मैं चुन रहा हूं और फिर उन्हें अरेंज कर रहा हूं अलग अलग ऑर्डर में, हो सकता है पहला दूसरा ऐसे आपस में इधर उधर करके मैं अरेंज कर रहा हूं। तो मेरा काम क्या हो रहा है बेसिकली, जब मैं फ्लैग फॉर्म कर रहा हूं, तो फ्लैग फॉर्म करने से पहले मेरा दिमाग 2 स्टेप में चल रहा है। पहले मैं झंडे में से, झंडे के लिए जो मुझे 5 डिफरेंट फ्लैग्स के कलर दिए गए हैं, उनमें से मैं पहले अपनी पसंद के 3 चुनता हूं, फिर मैं उन्हें अरेंज करता हूं, और जिसमें मेरा दिमाग कहता है ये चल यार ये वाली पट्टी ऊपर कर लेते हैं, चल यार ये वाली पट्टी नीचे कर लेते हैं, तो मेरा दिमाग उनके अरेंजमेंट में भी लगा हुआ है। तो बेसिकली अरेंजमेंट डायरेक्ट नहीं हुआ, अरेंजमेंट होते समय पर मेरे दिमाग ने 2 वे प्रोसेस में काम किया, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये कि अरेंजमेंट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस, इसका मतलब परम्यूटेशन इटसेल्फ इज नॉट अ वन वे प्रोसेस। परम्यूट करना एक सिंगल हैंडेड जॉब नहीं है, पहला सिलेक्ट करना होता है, फिर अरेंज करना होता है। तो सिलेक्शन देन अरेंज। और हम क्या करते हैं, जब हम ये बोल रहे होते हैं ना 5C3, तो हम सिलेक्ट का ऑप्शंस खोल रहे होते हैं, और जब हम इनटू में 3 फैक्टोरियल बोल रहे होते हैं तब हम सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो हम अगर बाय द वे इस प्रोसेस से बचना चाहते हैं, सिलेक्शन और अरेंजमेंट, अगर हम उसे डायरेक्ट बोलना चाहें तो वी विल कॉल इट 5P1, क्योंकि 5P1 का डायरेक्ट मतलब यही निकलेगा। देखिए आप जरा, जैसे इसे क्या बोलेंगे 5P2, आप सोचोगे ये कैसे हो गया सर, अरे सोचो
देखो अगर किसी ने मुझे 5c2 इंटू में 2 फैक्टोरियल दिया तो 5c2 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना, इंटू में 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट करो, क्या बचा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 5p2। ओ इसका मतलब 5p2 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर है। एग्जैक्टली इसीलिए लोग क्या करते हैं हमें सिर्फ सिलेक्शन करके और सीधे 5p1 5p2 5p3 5p4 5p5 खटाखट लिख देते हैं कि 5 में से एक झंडे का अरेंजमेंट का तरीका 5p1, 5 में से 2 फ्लैग्स के अरेंजमेंट का तरीका 5p2, 5 में से 3 फ्लैग के अरेंजमेंट का तरीका 5p3। बेसिकली जब वो अरेंजमेंट बोल रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट वे में वो ये समझ रहे होते हैं कि स्टूडेंट भी जानता है कि अरेंजमेंट इज टू वे प्रोसेस। व्हेन दे से अरेंजमेंट इट्स सेल्फ अंडरस्टूड दैट फर्स्ट ऑफ सिलेक्ट देन अरेंज, माने पहले चुनिए फिर रखिए, पहले चुन के लाइए फिर उन्हें ऑर्डर में रखिए। होपफुली बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हम बेसिकली इस प्रोसेस पे ज्यादा चलेंगे क्योंकि ये एलोबरेटिव है, ये मुझे क्वेश्चन के दौरान आजादी देती है कि मैं सोच पाऊं कि मैंने कैसे कैसे चीजों को रखा है। वॉट एवर वॉज माई प्लान, जो भी मेरा प्लान था मैं उसे दिखा सकता हूं मल्टीप्लीकेशन के दौरान कि अच्छा पहले चुना होगा फिर रखा होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली इसलिए थोड़ा परमुटेशन के ऊपर कम और कॉम्बिनेशन देन अरेंजमेंट वाले रास्ते पे ज्यादा जाते हैं, डायरेक्ट अरेंजमेंट के, ठीक है। यही बात मैं कह रहा था। तो फिलहाल अपने को ये तो समझ में आ गया कि हम ऐसा कर सकते थे, दूसरा तरीका तो ये। हाँ भाई अगले पे बात करते हैं। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल की तरफ जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से और यही समझिए कि पीएनसी के अंदर अब आगे की जितनी चीजें चलेंगी ना वो सब कॉम्बिनेशन के वाया चलेंगी। परमुटेशन पे हम लोग बात करते हैं, जितनी करनी थी उतनी हमने कर ली, लेकिन परमुटेशन अब हमारे लिए कॉम्बिनेशन के रास्ते से निकलेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना वैसे। अभी हो सकता है आप में से किसी को क्लिक नहीं कर रहा हो लेकिन मैं दोबारा याद दिलाऊंगा, ठीक है। कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। कॉम्बिनेशन क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ सिलेक्शन है। किसका? कुछ चीजों का या सारी चीजों का। कहने का मतलब ये कि कॉम्बिनेशन इज मियरली अ सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑफ द नंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स when the order of the selection is immaterial। हम लोग ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते इसमें, हाँ परमुटेशन में ऑर्डर पे बहुत ध्यान देते हैं और यही दो के बीच का फर्क है। परमुटेशन माने अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन माने सिलेक्शन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, परमुटेशन में ऑर्डर का मतलब बहुत होता है लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसे कैसे दिखाते हैं सर? उसे एनपीआर से दिखाते हैं, तो इससे कैसे दिखाते हैं? एक्चुअल में द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन और द नंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय एनसीआर, या फिर सी ब्रैकेट में एन आर, और वो जो याद है ना अपना वाला एन आर, यस एग्जैक्टली। अब ये एनसीआर और एनपीआर के बीच का कोई रिलेशन भी है क्या? हाँ है ना। और यूं देखा जाए तो एनपीआर इज गुड में एनसीआर इंटू में आर फैक्टोरियल। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था एनपीआर माने अरेंजमेंट, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि अरेंजमेंट का मतलब होता है सिलेक्ट देन अरेंज, राइट है। तो आपने क्या किया, इनमें से आर चीजों को सिलेक्ट किया, फिर आर चीजों को आर प्लेस पे अरेंजमेंट करने के तरीके फैक्टोरियल आर, ठीक है। तो एनपीआर इज बेसिकली ये, हाँ कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, तो एनसीआर इज गुड एनपीआर भाई फैक्टोरियल आर, और एनपीआर का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये आर है तो है ही, इसे कॉपी कर दिया। अरे हाँ सर बिल्कुल, ये तो वही बन गया एनसीआर का फार्मूला। हाँ देखो मैंने कहा था ना आपको, ये तो सबसे आसान चीज है, एनसीआर बहुत आसान चीज है। एन में से आर चीजों का, लेकिन याद रखना सारी डिफरेंट होगी। एन में से आर, एन डिफरेंट चीजों में से आर डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट करने के तरीका, और सारे तरीके एक से दूसरे में डिफर करेंगे, माने कोई भी तरीका दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बार बार हर टीचर बोलता है, मैं भी बोलूंगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा तो एनसीआर इज इक्वल में फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर। अच्छा अब इसमें क्या क्या चीजें काम की थी? जैसे NC0 लिखा जाए तो इसका मतलब आपने कोई भी चीज का सिलेक्शन नहीं किया और उसका एक ही रास्ता है, कोई भी सिलेक्ट नहीं करने का एक ही तरीका है, छोड़ दो और क्या। तो कहना मतलब NC0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सिलेक्ट नथिंग। NCN का मतलब सिलेक्ट एवरीथिंग, इसका भी एक ही तरीका, उठा लो सारी, ठीक है ना। अभी आपको ध्यान, आपको समझ में आ जाएगा, मैं बड़ी आराम से बड़े कैजुअल वे में बोल देता हूँ, सारी ले लो,
सारी छोड़ दो, एक ही तरीका है। और आपको बाद में समझ में आएगा इनका वाकई एक ही तरीका होता है। अरे हाँ, सही में आपको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक कंप्यूटर लेके आया, मतलब मैंने एक लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप ऑब्वियस सी बात है ऐसे बाजार के अंदर जो थैलों में तो मिलेंगे नहीं, तो उनका एक बॉक्स आता है। अच्छा, अब आपने मान लीजिए आपने डेल का, अगर बाय द वे डेल का लैपटॉप लिया, तो डेल के लैपटॉप के साथ जो बॉक्स आएगा वो उस ब्रांड के, माने डेल ब्रांड के उस पर्टिकुलर लैपटॉप के सभी के लिए एक जैसा होगा। माने कंपनी ऐसा तो है नहीं कि हर लैपटॉप के लिए अलग नए तरह का बॉक्स बनाएगी। अब अगर मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है और आपके सामने उस लैपटॉप के लिए जो पर्टिकुलरली बने हुए बॉक्स पड़े हैं, तो आप बताओ इनमें से कैसे पसंद करोगे कि ये जो आपके सामने बहुत सारे डब्बे पड़े हैं इनमें से कौन से डब्बे में डालें? अरे किसी में भी डाल दो, एक ही तरीका है, किसी में भी डाल दो, सब एक ही बात है। ऐसा बोलते हैं ना अपन, अरे यार एक ही बात है, सारे एक तो हैं। तो जो एक ही बात है हम बोलते हैं ना इतना कैजुअली, वही तो परमुटेशन है, वही तो कॉम्बिनेशन है। कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं इस मैथमेटिक्स को, बस आप सोचो वैसे, मैं आपको याद दिलाऊं वैसे। फिलहाल बातें बाद में, आगे बढ़ते हैं। एनसीआर का मतलब एनसीएन माइनस आर होता है, पता ही होगा, ठीक है ना। अगर एनसीआर बराबर एनसीएस दे रखा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आर बराबर एस होगा या फिर नीचे वाले दोनों का सम एन के बराबर होगा। याद है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता है। एग्जैक्टली ये पुरानी पुरानी वाली बातें याद है। याद है, ऊपर वाला दोनों सेम हो, नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो तो ऊपर वाले में एक को बढ़ा दो, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो। याद आया है ना। हाँ, मैं एक बार जरा दोबारा से रिकैप करा रहा हूँ। एनसीआर ग्रेटेस्ट तब होता है, अब डिपेंड करता है, मतलब एनसीआर का ग्रेटेस्ट वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? एनसीआर की ग्रेटेस्ट वैल्यू डिपेंड करती है एन पर। एन अगर ऑड है, ठीक है ना, एन अगर इवन है तो एन बाई टू, एन अगर ऑड है तो दो दो आंसर होंगे, या तो एन माइनस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू। कहने का मतलब क्या कि अगर एन ऑड है तो आर की वैल्यू एन माइनस वन बाई टू या एन प्लस वन बाई टू होगी। याद है आपको, ग्रेटेस्ट के बारे में बात हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इसी तरह से बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 टू द पावर n होता है। अगर बाय द वे सिर्फ इवन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट हो तो उनका सम 2 टू द पावर n माइनस वन होता है। ऑड वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम भी 2 टू द पावर n माइनस वन होता है। एग्जैक्टली, दांत खड़ो स्कीम भी याद है, इवन हमें तो दांत जोड़ो स्कीम भी पता है। तो फिलहाल एनसीआर के बारे में हम काफी जानते हैं, इतना सा समझाना था। एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर, आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब ये याद होना चाहिए कि एनपीआर का मतलब ये होता है, ये हम नहीं भूले बस, एन एन माइनस वन से लेकर के एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर फैक्टोरियल, राइट है। अच्छा, ऐसे ही अगर किसी ने अगर टेन सी थ्री लिख दिया तो उसका मतलब याद है, टेन सी थ्री का मतलब क्या होता है? टेन सी थ्री का मतलब 10 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे ले जाते जाइए, 10 9 8, और 3 का मतलब 3 नीचे जो लिखा उसका मतलब 1 2 3 या 3 फैक्टोरियल। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 120 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगला पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8CR, तो डिपेंड करता है एन पे। मैंने जैसे बोला था 8 अपने आप में इवन है, और इवन होने पर आर इज इक्वल टू में 8/2 माने 4 माने एट 4, है ना। इसका मतलब कितना? 8C4 इज माय आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 8CR मैक्सिमम तब होगा जब आर इज इक्वल टू 4 हो, और 8C4 का मतलब 70। कितना सिंपल है। अगर यही सर अगर 9CR होता तो, मैंने कहा अगर 9CR का मैक्सिमम पूछता तो मेरी तरफ से दो आंसर होते, ठीक है ना। एक होता आर इज में 9 माइनस वन बाई टू बोले तो 4, और एक आर इज में 9 प्लस वन बाई टू बोले तो 5। इसका मतलब मैक्सिमम के दो आंसर होते हैं, NC5 और NC4। वैसे मैं आपको बता दूं ये अंदर से एक ही बात है, NC4 NC5 एक ही बात होती है, बराबर तो होते हैं यार, सब पता है आपको। हाँ, अगला नेक्स्ट, अगर NC4 बराबर NC5 दिया तो फिर क्या होगा? फिर इन दोनों का सम जो होगा n के बराबर होगा, तो 4 प्लस 5 इज n हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी निकली? 9। तो क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा? देन NC2, इसका मतलब आंसर इज 9C2। सही है, 9C2 का मतलब 9 8 9 इंटू 4 36, ठीक है। NC5, इसका मतलब n इज 4 प्लस 5 बोले तो 9, NC2 माने 9C2 माने 36। सब याद है, सब पता है आपको, सब पता है, अच्छे से खेले हो आप, बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन बनाए हुए, ठीक है। अगले दे रखा है 64 प्लस 65, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, याद है ना। तो क्या करो, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो, तो 7C5, दैट्स इट। सही है। अब ये इतनी सारी चीजें डिटेल में लिखनी पड़ती हैं, बुक्स में भी लिखते हैं। 7C2 की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे 21, है ना। कितना आसान है, सब याद दिला रहा हूं, इसीलिए आप में से कुछ लोग कॉपी करें भी नहीं भी करें तो भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई फटाफट देखा जा सकता है। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे हैंडशेक प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हैंडशेक प्रॉब्लम।
ताकि आप में से कई लोगों को पता चले कि आपने हैंडशेक पे भी बात करी है, इसलिए मैं इस तरह की कैटेगरी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है ना, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास में ग्रुप में 10 जन है, हर आदमी को हर दूसरे आदमी से हैंडशेक करना है। ओके, ठीक है, तो कितने हैंडशेक हुए पूरी कहानी में? आपको ये पता होना चाहिए कि हैंडशेक करने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। तो जितनी बार आपके पास में 2-2 हाथों की अवेलेबिलिटी होती जाएगी, उतने हैंडशेक होते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज, हैंडशेक नीड्स 2 hands. Second, as many times we can get 2 hands, ठीक है, it will be counted as handshake. सीधी बात। अब आप जितनी बार मुझे दो देते जाओ, बढ़िया बढ़िया से हैंडशेक मान लेंगे। जैसे 10 आदमी है मान लो, इसका मतलब ये कि ये रहे 10 आदमी, हैंडशेक करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज इन विच 2 persons कैन बी सिलेक्टेड। जितनी बार आप 10 में से 2 आदमी ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। तो 10 में से 2 आदमी सेलेक्ट करने के तरीके 10c2, खत्म। 10 में से 2 आदमी इतनी बार ढूंढे जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि इसका मतलब 10c2 बार आदमी चुन पाओगे, और 10c2 टाइम्स अगर आप आदमी चुन पाए तो इसका मतलब उतने हैंडशेक हो गए। अच्छा, मतलब जितनी बार 2-2 आदमी आएंगे उतने हैंडशेक हो गए। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब इतनी बच्चों वाली बात, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बातें लिख लेना, जो मैंने अभी लिखी वैसे ये भी, और 10c2 मैंने 45, फिनिश, ठीक है। ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन और बताता हूं, देखो ये तो हैंडशेक के ऊपर बात हो गई। अब अगले पे बात करते हैं। 8 टीम्स पार्टिसिपेट इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट। अच्छा, आगे कह रहा है ईच टीम प्लेज वंस अगेंस्ट ईच अदर। अच्छा, हर टीम को हर दूसरी टीम के साथ में एक मैच रखना ही है, तो कितने मैचेस हो जाएंगे? ओके, मैच के लिए कितने जनों की जरूरत होती है? पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने मैच के लिए कितने चीजों की जरूरत? एवरी मैच नीड्स 2 टीम्स। हाँ या ना? 2 टीम की जरूरत है। एज मेनी टाइम यू विल गिव मी 2 टीम्स। 8 में से जितनी बार आप मुझे 2 टीम देते रहोगे चुन चुन करके, मैं मैच करवाता रहूंगा। तो कहने का मतलब जितनी बार 8 में से 2 टीम्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, करेंगे, है ना, उतने मैचेस होंगे। बस खत्म। आप देते रहो 8 में से जितनी बार मुझे 2-2 टीम डाला ला करके, सर ये 2 रह गई, इनका और करा दो, चलो ये 2 रह गई, इनका और करा दो, तो मैं करता जाऊंगा। तो मतलब मेरा पूरा टेंशन किस पे रहेगा? 8 में से 2 टीम सेलेक्ट करने पे रहेगा। दैट्स इट। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 8, ठीक है। ये अपने पास 8 टीम है मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? हर टीम को एक से दूसरे के साथ में खेलना है। इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी 8c2। क्लियर है? तो 8c2 मैचेस हो जाएंगे, और अगर 8c2 मैचेस हो गए तो 8c2 माने 28। 8 में से 2 ही तो सिलेक्ट करने थे हर बार। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड द 4 गर्ल्स फ्रॉम द 5 बॉयज एंड द 6 गर्ल्स। ओके, खुद ही क्लियर बोल रहा है। देखो 5 बॉयज में से 3 बॉयज को चुनना है, एंड तो 5 में से 3 बॉयज को चुनने के तरीके 5c3, एंड माने इनटू, फिर 6 बॉयज 6 गर्ल्स में से 4 को चुनना है, माने 6c4। सही है, 6 में से 4 को चुनना है। दैट्स इट। ये अपने 5 बॉयज हो गए, ठीक है, और ये अपनी 6 गर्ल्स हो गई। हमें क्या करना है? 3 बॉयज और 4 गर्ल्स चुननी है। किस में से? 5 में से। 5 में से 3 बॉयज चुनने के तरीके कितना हो जाएंगे? 5c3। और अगर मेरे को 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स चुननी है तो उसके वेज कितने हो जाएंगे? 6c4, है ना। बस 5 में से 3 एंड 6 में से 4 मिलाकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 150 वेज हो गए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुरू में। धीरे 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 आपका खुद ही दिमाग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलिए चलते हैं। मतलब आज वाले, मतलब जो मैंने कल के दिन पे काम दिया था उसमें जो गणेशपुरी वाले क्वेश्चन थे, जिनके लिए मैं आपको बोल रहा था कि यार ये वाले क्वेश्चन तो हमने करे ही नहीं है, आज चलते हैं अब उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था गणेशपुरी को लेकर के, आपने किए है ना क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने कर लिए और जिनसे बने और जिनसे नहीं बने, दोनों तरह के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन कर लो एक साथ। ये 15 क्वेश्चन काफी है। पहला, गणेशपुरी में से 3 शब्दों को लेकर के कितने शब्द बनाए, कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये टोटल 10 लेटर का एक वर्ड है, जिसमें शायद 6 तो कॉन्सोनेंट है और 4 वोवेल है। तो हमें इसने कहा है कोई भी 3 चुन लो,
ठीक है, और फिर वर्ड फॉर्म करो। तो पहले तो 10 में से कोई भी 3 चुनो और फिर 3 जो हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाएंगे उनको 3 डब्बों में रखेंगे, उनको जमाने का तरीका फैक्टोरियल 3। तो आंसर 10C3 इंटू फैक्टोरियल 3। या दूसरा तरीका क्या होता था कि 3 डब्बे खोलो और 3 डब्बों में पहले लेटर पे बैठेगा 10, दूसरे पे बैठेंगे 9 और अगले पे बैठेंगे 8, तो 10 9 8 एक ही बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब 4 पे आ जाता है। 4 लेटर के कितने वर्ड्स बनाए जाते हैं भाई? ये क्या करना है, कुछ भी नहीं, 10 में से 4 चुनो, कोई भी जितने तरीके से 10 में से 4 चुन सकते हो, फिर 4 को 4 डब्बे में उठाने के तरीके ये। और दूसरा आंसर इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ड्स बनाए जाते हैं जब हम सबको यूज करें? 3 4 नहीं, सारा यूज करना है। ओके, अगर आपको सारे यूज करने हैं तो 10 डब्बों को भरने के तरीके फैक्टोरियल 10। और क्या? अच्छा, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ जी से स्टार्ट होंगे? अगर आपको जी से स्टार्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखा जाए तो क्वेश्चन में कितने ऐसे हैं जो जी से स्टार्ट होंगे? तो जी से स्टार्ट करना, तो जी को पहले नंबर पे बैठाओ। जी को अगर पहले नंबर पे बैठा है तो उसको बैठाने का तरीका 1। बाकी रह गए 9 डब्बे, उनमें तो चीजें घूम सकती है ना। तो 9 चीजें 9 डब्बों में कितने प्रकार से अरेंज हो सकती है? फैक्टोरियल 9। तो आंसर इज 1 इंटू फैक्टोरियल 9 बोले तो 9 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। अच्छा, कितने तरीके से हम सभी वर्ड्स को बना सकते हैं, सभी लेटर्स लेकर के कितने प्रकार से शब्द बना सकते हैं? अब क्वेश्चन यह है, छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या कहता है? दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। ओके, जो कि कॉन्सोनेंट से बने। ओके, समझ गया मैं। पहला काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये अपने पास में 10 डब्बे खुल गए। अगर ये 10 डब्बे खुल गए तो 10 डब्बे में अगला क्या कह रहा है कि ये बिगन होना चाहिए किसी कॉन्सोनेंट से। देखिए कॉन्सोनेंट्स कितने हैं मेरे पास में? मेरे पास टोटल 10 लेटर्स का वर्ड था, 4 वोवेल थे और 6 कॉन्सोनेंट थे ना। तो अब हमारे को क्या पता कौन सा कॉन्सोनेंट बैठेगा पहले डब्बे पे? तो देखिए एक काम करते हैं, है ना, हम पहले डब्बे पे 6 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट चुन करके बैठा देते हैं। तो उसको बैठाने का तरीका 6C1, 6 में से एक कॉन्सोनेंट चुना, बैठा दिया, बैठ गया। बैठने के बाद में उस कॉन्सोनेंट को छोड़ दिया वहीं पे। अब हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट फ्री हो गए, है ना। 5 कॉन्सोनेंट फ्री हो गए, 4 अपने पास वोवेल पड़े। तो इसका मतलब ये कि बाकी की जगह पर हमारे पास में क्या क्या बचा हुआ है? हमारे पास में 9 प्लेसेस हैं और 9 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास में 9 ही लेटर्स हैं। कौन कौन से? 4 वोवेल, 4 तो वोवेल हैं प्लस में 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है ना, तो इसको मिलाकर के 9 जगह हैं और 9 हमारे पास में टोटल जगह, 9 हमारे पास जगह हैं और 9 ही जने हैं। तो हमारे पास में 9 फैक्टोरियल तरीका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। ओके, अब जरा गानी को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारे पास 9 डब्बे हैं। शुरुआत कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहली जगह को भरने के हमारे पास कितने तरीके? 6, याद है ना। 6 में से एक कॉन्सोनेंट लिया और यहां बैठा दिया। अब कितने कॉन्सोनेंट रह गए? अच्छा, एंड भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए ना। तो पहली जगह को भरा कॉन्सोनेंट से, अब हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट रह गए। तो इस जगह को भरने के तरीके 5 वे से इसको भरा जा सकता है, 6 वे से उसको भरा जा सकता है। 6 में से एक को चुना वहां बैठा दिया, अब रह गए 5, 5 में से एक को चुना पीछे बैठा दिया। सही है। अब क्या है, बीच के अंदर डब्बे रह गए 8। ये टोटल डब्बे यहां से यहां तक कितने? 8, और 8 ही लेटर बच गए। तो 8 डब्बों को 8 लेटर में बैठाने का तरीका 8 फैक्टोरियल। तो यहां से कितना हो जाएगा फाइनली आंसर? 6 बोले तो 30 इंटू में 8 फैक्टोरियल। ये हमारी तरफ से आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट एंड विद द वोवेल। ओके, डब्बे खोले 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 10 डब्बे खुल गए। अब ये क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि शुरुआत कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6, तो 6 में से किसी एक को यहां बैठा दिया। ठीक है, अच्छा, लास्ट डब्बे में हमारे को वोवेल को बैठाना है। वोवेल कितने हैं? 4, 4 में से किसी एक को यहां बैठा दिया। अब हमारे पास में क्या हुआ, पूरी कहानी के अंदर पैक हो गया मामला। पहले नंबर पे कॉन्सोनेंट बैठा है, लास्ट डब्बे पे अंदर वोवेल बैठा है। 8 डब्बे खुले हुए हैं और 8 डब्बों में 8 चीजों को भरने के तरीके 8 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये कि फाइनली मेरी तरफ से आंसर कितना हो गया? 6C1 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू में 4C1। सही है। ठीक है, तो फिर ये 8 तक क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। 9 10th और इसके बाद के क्वेश्चंस में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ी नहीं, जैसे स्ट्रिंग एंड गैप मेथड, तो उसके बगैर आगे जाना बेकार रह जाएगा। तो बस मैंने इतना करवा दिया कि आपसे पीछे तक के क्वेश्चंस और आज तक के क्वेश्चंस का कुछ पार्ट हो गया। अगली बार इससे ज्यादा क्वेश्चन, आज काम नहीं दे रहा वैसे भी मैं आपको, अगली बार मैं ज्यादा काम दूंगा, बिलीव मी, है ना। तो उसके लिए भी तैयार रहना। और वापस जाता हूँ उसी मैसेज के साथ में, जिसमें आपके माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है। ठीक है, उनसे सम्मान भी आपको पाना है। ठीक है, मेहनत करते रहिए और भाई बहनों से नौक झोंक, प्रेम प्यार दोस्तों से चलता रहता है और हिंसा से दूर रहें। जय हिंद।